नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आप कहें कि खिलाड़ी हैं, तो 11वें नंबर के खिलाड़ी नहीं हैं, 10वें, 8वें, 9वें नंबर के खिलाड़ी नहीं हैं। खिलाड़ी नंबर 1 है। एक तरफ ट्रंप तू डाल डाल, तो मोदी पात पात चल रहे हैं। और ये खिलाड़ी, इनका जो ये जो खिलाड़ी की जो मनोवृत्ति है, वो सिर्फ देश में ही नहीं हो रहा है, विदेश में भी हो रहा है। देश में तो वो खेल ही रहे हैं, छक्का चौका लगा रहे हैं। आज 2 बड़ी घटना हो गई। देश में एक 50 साल के नीचे 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब विधिवत रूप से उसकी घोषणा हो गई। जो अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष थे। कार्यकारी अध्यक्ष का कुछ मतलब होता नहीं है, लेकिन वेटिंग कह सकते हैं, प्रेसिडेंट इन वेटिंग थे। तो माननीय नितिन नवीन जी 45 साल के हैं। जितनी आयु भारतीय जनता पार्टी की है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, एक प्रकार से गठन हुआ, आपको मालूम है। और 1980 की ही पैदाइश है नितिन नवीन साहब की। तो नितिन नवीन साहब बन गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन इसमें मेरी कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है। खिलाड़ी नंबर 1 जो बन रहे हैं मोदी, उसकी बात आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है। कल 3 घंटे के लिए एक दोस्त आ गए और उसके बारे में माननीय मोदी जी ने कहा कि आई एम गोइंग टू वेलकम माय ब्रदर। अब ये जो मोहम्मद बिन अल नाहियान हैं, शेख अल नाहियान हैं, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। कहा जा रहा है कि 3 घंटे की ही इनकी भारत यात्रा है। अब 3 घंटे में ये क्या मुलाकात करेंगे, क्या बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो गेस्चर दिया है, जो वेलकम दिया है राष्ट्रपति को, वो अभूतपूर्व है। स्वयं पहुंच गए एयरपोर्ट, मिले, गले मिले, गाड़ी में बैठे, ये तस्वीर वायरल हुई, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, बड़ा जबरदस्त वेलकम हुआ। अब यूनाइटेड अरब अमीरात का जो इतिहास है, वो बड़ा शानदार है। 1871 से लेकर के 1947 तक वो ब्रिटिश भारत के अधीन का हिस्सा है ये, जिसको आप यूएई कहते हैं। मतलब ब्रिटिश राज चलता था और ब्रिटिश भारत जो था, उसका एक्सटेंशन था ये, मोटे तौर पे। लेकिन जब फिर आजादी मिली, तो फिर ये अलग-अलग छोटे-छोटे देश, जिसमें अबू धाबी, दुबई और जो बाकी 6-7 देश हैं, छोटे-छोटे शहर ही समझिए, फिर वो देश का उनको रूप दे दिया गया। ये मिलकर के यूनाइटेड अरब अमीरात हुए। अब यूनाइटेड अरब अमीरात का सिग्निफिकेंस क्या है और मैं क्यों कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी खिलाड़ी नंबर 1 है। अभी अभी एक खबर और आ रही है, इस पर मैं अभी आता हूं, विस्तार से बताऊंगा इसके ऊपर। सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत की इस चाल का क्या मतलब है। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रों का कट टू साइज कर दिया है। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। तो इमैनुअल मैक्रों को उन्होंने कट टू साइज किया और कहा कि बहुत आप बकवास कर रहे हैं और आप गाजा पर जो हम पीस बोर्ड बना रहे हैं, उसकी भी आप खिलाफत कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर तो कर ही रहे हैं और गाजा पीस बोर्ड में भी आपको आना है। वो कह रहे हैं कि कनाडा ने $1 बिलियन कनाडा को देना है पीस बोर्ड के लिए। तो कहा कि आप गाजा पीस बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इमानुएल मैक्रों को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ये सिर्फ अच्छी बात है तक नहीं बात रही। उन्होंने कह दिया कि अभी तो हमने आपको कहा था कि 10% टैरिफ लगाएंगे, अब हम आपके शैंपेन पे और वाइन पे, आपको मालूम होगा कि फ्रांस में वाइन और शैंपेन की जो बाजार है, वो वहां की रीढ़ है, बैकबोन है।
फ्रांसीसी बाजार का बैकबोन है वाइन इंडस्ट्री, शैंपेन इंडस्ट्री, कहा कि 200% का टैरिफ लगा देंगे। और ये जो घूम घूम करके बोल रहे हो ना कि अमेरिका गलत कर रहा है, हुआ ये कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर इन सबको एक प्रकार से मॉक किया इमानुएल मैक्रों ने। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर उन लोगों का कहना था कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है। वो समझा रहे थे, अरे क्यों जरूरी है, ये सब कुछ नहीं है, बस जरूरी एक बहाना होता है जो डीप स्टेट कहता है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये बोलिए जरूरी क्यों है, क्योंकि रसिया और चाइना आ जाएगा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए। तो इसलिए रसिया और चाइना से हमें, रसिया और चाइना का भूत दिखा दिखा करके डोनाल्ड ट्रंप सबको पजामा में रखना चाहता है। तो इन्होंने अभी इमानुएल मैक्रों को डांटा, फटकारा और कहा कि ये सब धंधा बंद करो और गाजा के पीस बोर्ड में शामिल हो जाओ। हमने तुमको आमंत्रित आमंत्रित किया है, तुम भी आ जाओ। हम रसिया को भी आमंत्रित किए हैं, कमाल के देश है, कमाल का है डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन को भी आमंत्रण भेज दिया है गाजा पीस बोर्ड के लिए। पुतिन को भी आमंत्रण है, भारत को भी आमंत्रण है, पाकिस्तान को भी है, इमानुएल मैक्रों को भी है, सबको आमंत्रित कर दिया और कहा कि आप आ जाइए। अब तुम अगर गाजा के पीस बोर्ड का विरोध करोगे, तो अभी तक तो ग्रीनलैंड का विरोध कर रहे थे, तो 10% की हमने धमकी दी थी और कहा था कि 1 फरवरी को 10% लगाएंगे और 1 जून को 25% लगा देंगे। लेकिन अब लगता है कि तुमको शायद इतने से बात बनेगी नहीं, तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, तो ये लो, हम 200% का लगा देते हैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ। और उसमें भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम लिया उन्होंने, और वो प्रोडक्ट है शैंपेन और वाइन। अब फ्रांसीसी शैंपेन और फ्रांसीसी वाइन पर जो प्रतिबंध लगेगा, तो फ्रांस की कमर टूटेगी। अब ये कमर तोड़ने का ही व्यापार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इतना ही नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का वो प्राइवेट मैसेज लीक कर दिया, जो मैसेज उन्होंने दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप को जब ये मैसेज दिया, तो उस मैसेज में क्या बात आई जिसको लीक किया गया? मैक्रों कह रहे हैं कि सीरिया और ईरान के मुद्दे पर जो आपका स्टैंड है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर जो आपका स्टैंड है, मैं उसकी खिलाफत करता हूं। और गाजा पीस बोर्ड जो आपने बनाया हुआ है, इसकी भी मैं खिलाफत करता हूं। तो ईरान और सीरिया पर समर्थन करता हूं, क्योंकि ईरानी और सीरियाई से इमानुएल मैक्रों को बहुत डर लगता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि फ्रांसीसी सड़कें बहुत तेजी से वहां पॉलिटिकल इस्लामिस्ट की एंट्री हुई है और कट्टर इस्लामिस्ट की एंट्री हो गई, जो वहां बहुत विरोध करते हैं। यही फ्रांस है जहां पर कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जो कार्टून बना था, उसको लेकर के सर कलम किया गया था। तो वहां बहुत पहले से ऑर्थोडॉक्स जो इस्लामिस्ट हैं, उनकी हनक रही है, उनकी धमक भी है। उससे फ्रांस पहले से ही डर रहा, और ये डर इंग्लैंड को भी सता रहा है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का वो मैसेज जो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने दिया था कि सीरिया और ईरान के ऊपर जो आपका स्टैंड है, उसको तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर जो आपका स्टैंड है, वो ठीक नहीं है। क्यूबा के मामले में कुछ नहीं बोल रहा है फ्रांस, मैक्सिको के भी मामले में कुछ नहीं बोल रहा है फ्रांस, वेनेजुएला पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसकी आलोचना किया है, समर्थन नहीं किया। लेकिन चूंकि डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और डेनमार्क से ही गवर्न हो रहा है ग्रीनलैंड, इसलिए डेनमार्क को लेकर के सशंकित है। लेकिन अब जो तीसरी डेवलपमेंट है, अभी एक तो डेवलपमेंट सऊदी यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के रेफरेंस में वो मैं बताता हूं, और अभी जो फ्रांस और अमेरिका के बीच चल रहा है वो, और तीसरा डेवलपमेंट ये है कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट मंडराने लगे। अब ग्रीनलैंड के बेचारे जो एजिंग पॉपुलेशन है, ऑलरेडी वो एजिंग पॉपुलेशन है, वहां बूढ़ों की संख्या अधिक है, अब 40 की आबादी है, और वो खुद ही बेचारे तरस रहे हैं, परेशान हैं। उनका उनका सिविलाइजेशन पूरी तरह से डीके कर रहा है। तो वहां पर फाइटर जेट से अब डरा रहा है कि अगर तुम आए नहीं कि हम गिराए नहीं, एक बॉम्ब गिराएंगे तो खत्म। अब 57,000 की आबादी है वो ग्रीनलैंड की, वो कहां जाएंगे 57,000? इसीलिए तो इस 57,000 को खरीदने की बोली लगा रहे हैं ट्रंप।
लेकिन ग्रीनलैंड बहुत ही उनका जो भौगोलिक स्थिति है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। वो आर्कटिक के एकदम ऊपर में खड़ा हुआ देश है, ग्रीनलैंड और डेनमार्क। अब वहीं पर ये डर लग रहा है कि चाइना और रसिया का वॉरशिप वहां पर पहुंच करके उसको अपना बेस न बना ले। ये कहानी गढ़ रहा है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क के बीच में कनाडा आ रहा है और फिर अमेरिका आ रहा है। तो कनाडा को खतरा नहीं है रसिया और चाइना से, लेकिन अमेरिका को खतरा है। खेल क्या हो गया कि कनाडा खुद चाइना के दरवाजे पहुंच गया, क्योंकि अमेरिका कनाडा को लग रहा है कि अमेरिका का अगला लक्ष्य, ये कह तो रहा है मैक्सिको की बात, क्यूबा की बात, लेकिन वेनेजुएला के बाद जो अगला लक्ष्य ग्रीनलैंड और डेनमार्क की बात कह रहा है, लेकिन अगला लक्ष्य हो सकता है कनाडा ना हो जाए। क्योंकि कनाडा को कनाडा को अब आप अमेरिका में मिलाना ये उनका चिर प्रतीक्षित ड्रीम रहा है, मोस्ट अवेटेड ड्रीम है। तो कनाडा के प्रति वो सशंकित है। कनाडा को लेकर के कनेडियन जनता में भी और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर में भी एक शंका है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप की निगाह उनकी तरफ खतरनाक रुख न ले ले। अब इसके लिए इधर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना फाइटर जेट भेज रहा है और इधर मैक्रो जो यूरोपियन यूनियन को थोड़ी सी ताकत दे रहा है। यूरोपियन यूनियन में देखिए फ्रांस एक ताकतवर देश है, जर्मनी और इटली की वो हैसियत नहीं है। तो जर्मनी और इटली के बयान को ध्यान में न रखते हुए फ्रांस जो कुछ भी बयानबाजी कर रहा है उसको बड़ा तवज्जो देता है अमेरिका। जैसे उसको लगा कि भाई इमैनुअल मैक्रोन ने कुछ बयान दे दिया है तो फौरन से पेशतर उन्होंने कहा कि बकवास बंद कीजिए आप, आपके ऊपर हम 200% का टैरिफ लगा देंगे। तो अभी तो धमकी थी मित्रों 10% की 1 फरवरी और 25% की 1 जून, लेकिन अब ये 200% का नया बवाल ले लिया फ्रांस ने। अब ये तो एक तरफ चल रहा है, लेकिन भारत खिलाड़ी कैसे है, मोदी खिलाड़ी नंबर 1 कैसे है। मोदी को पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ खेल कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, और उनकी नजर जो है वो गाजा पर है। गाजा को वो बिल्ड करना चाहते हैं, इसीलिए, और वो उनका शुद्ध और शुद्ध व्यापारिक प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट है। वो बार बार बता चुका है कि इतनी खूबसूरत समुद्री किनारा है गाजा के ऊपर और ये बम गोले बरस रहे हैं। गाजा को तो टूरिस्ट प्लेस के रूप में हम बिल्ड कर देंगे, डेवलप कर देंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि गाजा और इजराइल के बीच में, मतलब फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का और भी कुछ जो टेरिटरी है उसको भी लेना, खाली गाजा नहीं, फिलिस्तीन के कुछ और भूभाग को ट्रंप मिला करके एक बृहत्तर गाजा बनाने की योजना बना रहा है। और वहां से जो मुस्लिम आबादी है, जो फिलिस्तीनी आबादी है, उस फिलिस्तीनी को वहां से रिहैबिलिटेट करने का प्लान है। ठीक ठाक रिहैबिलिटेट कर देगा, बस वो गाजा दे दे। वो जो खूबसूरत नजारा है समुद्र का, लोग देखना चाहते हैं गाजा में, तो गाजा को अमेरिका रिबिल्ड बिल्ड करेगा। अमेरिका नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रियल एस्टेट कंपनी करेगी, ट्रंप रियल एस्टेट करेगी। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, स्टेट का बैकअप है। मतलब इसलिए लोग कह रहे हैं कि आजकल जो अमेरिका में जिनके हाथ में सत्ता चली गई है वो लोग अच्छे नहीं हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे चले गए हैं जो बदमिजाज लोग हैं, शुद्ध शुद्ध व्यवसायी हैं। उनका कोई मॉरल या एथिकल कोई मानदंड नहीं है, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में अपना बेचेंगे, क्रिप्टो बेचेंगे, क्रिप्टो करेंसी का गढ़ बनाएंगे पाकिस्तान को, वहां से डील करेंगे, और पाकिस्तान के नागरिक को अमेरिका आने पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। अजीब खेल खेल रहे हैं। और पाकिस्तान के नागरिक को प्रतिबंध, और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को और फील्ड मार्शल को, प्रमुख को गाजा पीस बोर्ड में आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो ये दुधारू खेल खेल रहा है अमेरिका। भारत को लगा कि यही मौका है, यही समय है, सही समय है। इस यूनाइटेड अरब अमीरात में 2024 में, आप याद कीजिए वो दिन, और यही जनवरी के आसपास का महीना था जब इनॉग्रेशन हुआ था आबू धाबी में एक मंदिर की।
और मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए अबू धाबी। वहां उन्होंने मंदिर का इनॉग्रेशन, कल्पना से दूर दूर तक आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स स्टेट में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मंदिर का, और मंदिर का उद्घाटन ही नहीं हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार उस मंदिर को प्रोटेक्ट कर रही है, फाइनेंशियली भी मदद कर रही है और हर तरह से उसे सुरक्षित और संरक्षित और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और कहा जा रहा है कि ये शेयर्ड सिविलाइजेशनल वैल्यूज है जिसको दो पुरानी सभ्यताएं मिलकर आगे बढ़ा रही है, सनातन और इस्लाम। तो सनातन और इस्लाम का एक बहुत ही शानदार मिलन हो रहा है आबू धाबी में। अब सनातन और इस्लाम दोनों मिलकर के यूनाइटेड अरब अमीरात में गुल खिला रहा है। और गुल क्यों खिल रहा है साहब? ईंधन सबसे बड़ा प्रोपेलर है। भारत को एनर्जी चाहिए, भारत को तेल चाहिए, एनर्जी के साधन चाहिए, भारत को तेल चाहिए, पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए। वो कहां से मिलेगा? 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में यूनाइटेड अरब अमीरात। तो सऊदी अरब की तरफ, सऊदी अरब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है। मोहम्मद बिन सलमान भी हालांकि उसको मॉडर्न करना चाह रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात के तर्ज पे, लेकिन सऊदी अरब में अभी भी ऑर्थोडॉक्सी है और सऊदी अरब थोड़ा सा लीनियंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और अब वो लीनियंट हो रहा है टुवर्ड्स टर्की, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया हुआ एक वीडियो में कि टर्की, सऊदी और पाकिस्तान कैसे एक सामरिक कोलैबोरेशन करना चाहता है, एक सैनिक कोलैबोरेशन करता है, डिफेंस कोलैबोरेशन करना चाहता है। अब उसको काउंटर करने के लिए इधर यमन एक धुरी बना हुआ है युद्ध का मिडिल ईस्ट में, उसको काउंटर करने के लिए मोदी ने बड़ा दांव चल दिया और यूनाइटेड अरब अमीरात से जो रिश्ते लगातार अच्छे हो रहे हैं उसको एक और क्वांटम जंप दे दिया। बस पहुंचे एयरपोर्ट, हाथ मिलाया, पोस्ट किया कि मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं और गाड़ी पर बिठा करके घुमा दिया और बल्ले बल्ले हो गए। पूरा कॉन्फिडेंस जीत लिया यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति का और कहा हम दोनों मिलकर के बढ़िया काम करेंगे। अब एक तरफ तो यूएई को अपने खेमे में लाया क्योंकि उनसे तेल लेना है और इसके खेमे में आने से अमेरिका को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अमेरिका अपना तेल बेचना चाहता है, लेकिन अभी भाई अपने तेल के लिए तो उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। वेनेजुएला के तेल को बेचने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन वेनेजुएला के भी तेल को खरीदने के लिए भारत तैयार हो गया है। 7% तेल की खरीदारी पहले भी भारत करता था वेनेजुएला से, तो अब फिर तैयार हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर रसिया से तेल ना खरीद करके भारत खरीद रहा है यूएई से, कोई दिक्कत नहीं, सऊदी से भी खरीदे कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन रसिया से नहीं खरीदे। अब बहाना किसने बनाया? असल में यह बहाना है, रसिया से तेल खरीद पर कोई आपत्ति नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को गुंडागर्दी करनी है। तो एक किसी को डेमोन के रूप में खड़ा करना है, कोई एक कैरेक्टर खड़ा करना है जिसका भूत दिखा करके, जिसका भय दिखा करके वो पूरी दुनिया को अपने शर्तों पर नचाए। और उसके लिए चाइना और रसिया को उन्होंने चुना हुआ है। भारत और रूस व्यापार कर रहा है, इसे क्या लेना देना? अरे उनका भी तेल बिक रहा है, अमेरिका का तेल ऐसा तो है नहीं कि नहीं बिक रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया? रसिया के तेल को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन को धमकी दिया कि रसिया से तेल मत खरीदो। आज उस धमकी में फंस करके जर्मनी पूरी तरह से तबाही के कगार पर है। जर्मनी को कह दिया कि भाई तुम रसिया से तेल मत लो, फ्रांस को भी कहा कि तुम रसिया से तेल मत लो। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो रसिया से तेल बहुत कम कर दिया, अमेरिकी तेल खरीद रहे हैं, उनको खरीदना पड़ रहा है, अमेरिका वाला तेल बेच रहा है। भारत ने 2-3 चाल चली, कहा कि ठीक है हम रसिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। वैसे भी आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भारत सरकार रसिया से महज 1% तेल खरीदता था, खरीदती थी यहां की निजी कंपनियां। और निजी कंपनियों का आउटलेट भारत में नहीं था, ये निजी कंपनियां रिफाइन करके तेल को बेचती थी यूरोपियन मार्केट में या दुनिया के अन्य हिस्सों में। ऑस्ट्रेलिया में बेच देती थी, जापान में या इधर उधर जहां जरूरत होता था वहां बेच देती थी, जहां से उनको डिमांड आ जाता, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनरी है भारत के निजी हाथों में।
कौन है? ये आपको पता है, माननीय अंबानी जी का रिफाइनरी है। तो अंबानी जी 40% तेल खरीदते थे रसिया से, उसको रिफाइन करते थे और फिर उसको विदेशी मार्केट में बेचते थे। लेकिन इसका नतीजा भुगत रहा था भारत के अन्य उद्योग। तो भारत सरकार ने कहा कि साहब ये काम बंद कर दीजिए आप, कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री या हमारी और जो दूसरी इंडस्ट्री है, वो मसाला का इंडस्ट्री है, डिफेंस है, बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें हमारा व्यापार चलता है अमेरिका के साथ, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो खैर साहब, अंबानी साहब रुक गए। भारत तो सरकार तो 1 ही परसेंट खरीदती थी, तो सरकार को तो ज्यादा एक बढ़िया सेलर मिला हुआ है मार्केट से, भारत उसके लिए बड़ा बाजार है, बायर है, तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात से खरीद रहा है ईंधन, और सऊदी अरबिया से भी, अब वेनेजुएला से भी, अमेरिका से भी खरीदेगा। रसिया का तत्काल रोक दिया। तो एक बात तो ये मान ली। दूसरा, और इसको अंडर द कारपेट रखा, इसको बहुत हवा हवाई नहीं बनने दिया, कोई बयान नहीं दिया इस खिलाड़ी ने। अल्ल बल्ल आकर के बोला कुछ भी नहीं, बस यही कहा कि हम अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते हैं। खेल दूसरा है, बात समझिए। खिलाड़ी बहुत तगड़े हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको पता है हम अपने देश के इमोशन को कैसे अपने तरफ करके रखेंगे, इसलिए बड़े नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने कहा कि साहब ये है, इन्होंने एक तरफ तो हल्का झटका दे दिया निजी कंपनियों को, बोला भैया ये सब धंधा बंद करो, ये कि तुम उधर बेच रहे हो और इससे हमको नुकसान हो रहा है, तो रुक जाओ। आपको याद होगा कि मुकेश अंबानी जी गए थे ट्रंप से मिलने के लिए, कतार में मिलने के लिए गए, अमेरिका गए थे, जब ओथ ले रहे थे, उनको पता था कि पावर शिफ्ट हो रहा है और शायद ये कुछ खेल कर न दे, क्योंकि इन लोगों के पास भी तो इंटेलिजेंस इनपुट रहता है कि बाइडेन से तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब बाइडेन का सरकार चली गई है, ये आएंगे तो कहीं तेल को लेकर के हमारे ऊपर कसेंगे। ये खबर थी माननीय अंबानी जी को, तो अंबानी जी पहुंच गए विदेश, उनके स्वागत समारोह में भी पहुंचे। खैर ये सब चला, लेकिन भारत को एग्रीकल्चर के लिए जो आर्म ट्विस्ट करना चाहता है अमेरिका, मोदी ने उसको अपना सगल बना लिया और मोदी ने कहा कि हम अपने किसानों के अहित को नहीं होने देंगे, हम अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और कोई सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ इधर तेल खरीदना बंद कर दिया, उधर चाबहार एयर जो पोर्ट है वहां से अपने आप को वापस कर लिया, और इधर सऊदी अरब को छोड़ करके यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ दोस्ती और गहरी कर ली। और इतना ही नहीं कहा, अमेरिका के साथ बैक चैनल से ट्रेड डील चल रहे हैं, वो किसी भी वक्त हो सकते हैं। ग्रीनलैंड पर भारत चुप्पी साधे हुए है, कुछ नहीं बोल रहा है। गाजा पीस पे इनविटेशन दिया है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी साधे हुए। खिलाड़ी नंबर 1 है। ग्रीनलैंड डेनमार्क पर कुछ बोले, नहीं बोल रहा है। चाइना बोल रहा है, रसिया भी बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, ब्राजील बोल रहा है, साउथ अफ्रीका बोल रहा है, भारत नहीं बोल रहा है। भारत को कहा कि हम किसी की फटी में टांग नहीं अड़ाएंगे। इसको कहते हैं लोकल शब्दों में, मैंने कहा कि हम आपका अगर कुछ लगा हुआ है, हमको कोई लेना देना नहीं भैया। हम ना ग्रीनलैंड हम जाते हैं, हमें ना ग्रीनलैंड से कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ पानी अच्छा है और हम अच्छे पानी को और अच्छा करने का हमारे यहाँ इंतजाम है, हिमालय है हमारे यहाँ, हम अच्छा पानी निकाल लेंगे। जो ब्लू वाटर की बात वो कह रहे हैं, और जो मिनरल्स आपके यहाँ है, हमारे यहाँ भी मिनरल्स है, तो हम ग्रीनलैंड पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, डेनमार्क पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। वहां भी चुप्पी साध लिया। गाजा के ऊपर वो कह रहे हैं कि आपसी समझौते से होना चाहिए। अब इन्होंने जो पीस बोर्ड बनाया है उस पर भी चुप्पी साध लिया। अपना दोस्त इन्होंने चाइना को भी बनाया हुआ है, रसिया को भी बनाया हुआ है, दोस्त बना करके, लेकिन तेल नहीं खरीद रहा है क्योंकि अमेरिका से डर तो लग रहा है। बात सही है भाई साहब, बात कहना 100% डंके की चोट पे, खाली मोदी मोदी करने से नहीं होगा। ये है, हमने बंद किया, अमेरिका के कहने पर हमने तेल लेना बंद किया। दिस इज दी ट्रुथ, ये सच्चाई है। वरना हम रसिया से तेल खरीदते रहते, हम नहीं खरीदे, हमारी औकात नहीं थी। हम अमेरिका से इस तरह से सीधा पंगा नहीं ले सकते हैं, तो हमने दबी जुबान में बंद कर दिया तेल लेना। लेकिन वहां से तेल लेना बंद कर दिया तो कहीं से तो तेल लेंगे, तो यूनाइटेड अरब अमीरात को अपने साथ मिला लिया, अन्य देशों को मिला लिया, वेनेजुएला पर भी हमने सहमति दे दी कि हम आपका तेल लेंगे। तो मोदी साइलेंट होकर के अपना खेल खेल रहे हैं। ईरान के मुद्दे पर भी जो कुछ भी हो रहा है दूर से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वस्तु स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत साइलेंटली, बहुत बारीक खेल रहे हैं मोदी, और इसी चाल से, इसी खेल से ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं मोदी की चाल।
मोदी दोस्त बनाते जा रहे हैं नए। पुराने दोस्त को जो दुश्मन में बदल रहा है, उनको कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम दुश्मनी मत मोल लो। धीरे-धीरे, प्यार-प्यार से सबको रास्ते पर ला रहे हैं मोदी। मोदी सोच जो गलती जो बीते दिनों हुई थी, उसको मोदी सोच रहे हैं कि करेक्ट कर लें। तो साहब खिलाड़ी नंबर हुए ना मोदी। और इधर देश में आप जान ही रहे हैं, नितिन नवीन जी को बना दिया। तो सारे बाकी नेता घूम रहे हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं। तो असली खिलाड़ी नंबर नरेंद्र मोदी ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।